तो आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ज्यादा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आ रही है। तो वहीं साल 2013 में गठित हुई सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक बार फिर से सिक्किम में वापसी करते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर यही कि अरुणाचल प्रदेश में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। अलग अलग सीटों पर कौन कौन से चेहरे जो कि चुनावी मैदान में उतरे, जिनको सफलता हासिल हुई, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 10 ऐसी सीट जहां पर बीजेपी ने पहले ही चुनाव जीत लिया था, निर्विरोध चुनाव जीत लिया था, और उसके बाद 50 सीटों पर कुल वोटिंग हुई थी। लेकिन 50 सीटों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहां पर एक तरीके से आप देखिए क्लीन स्वीप जैसे हालात बनते हुए 47 पर भारतीय जनता पार्टी, एनपीपी 5 पर, इसके अलावा जो अदर्स है वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस कांग्रेस पार्टी को साल 2014 में 42 सीटें अरुणाचल प्रदेश ने दिया था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी यहां पर सिमटते सिमटते एक सीट पर अभी नजर आ रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। हुदा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद अरविंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी, ये तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं, जैसा कि आपने बार बार खुद ही फरमाया कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि ये जो एग्जिट पोल कंपनीज है वो कहीं ना कहीं किसी चैनल के साथ एसोसिएट होके कहीं ना कहीं उस चैनल की तरफ उनका रुझान हो जाता है। जितनी भी एग्जिट पोल्स है, एक बात नोट करने वाली ये है कि किसी ने भी मोदी जी को 400 पार के वो जो नारे लगा रहे थे इतने टाइम से, 400 पार किसी भी एग्जिट पोल ने, जो मेजर एग्जिट पोल्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने किसी ने 400 पार का आंकड़ा नहीं बताया है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे जगन मोहन रेड्डी जी एक बड़ा फेस है आंध्रा का, वहां पे उनको इतनी बहुत कम मात्रा में उनको वोट्स दिए हैं। तो यही साबित कर देता है, नॉर्थ में भी आप इस तरह से देख लें, साथों की साथ जो दिल्ली की सीट्स है जिसमें सारे एग्जिट पोल्स, जो सर्वे, जो एक्चुअल ग्राउंड सर्वे हुआ है, जो पार्टीज का अपना एग्जिट पोल होता है, जो पार्टीज अपना सर्वे करती हैं ग्राउंड लेवल पे, वहां पे कम से कम 4 तो ऐसी सीट्स है दिल्ली की, 2 आम आदमी पार्टी की, 2 कांग्रेस की, जो बहुत ही बेहतरीन आरामदेह स्थिति में जीतती हुई दिखाई देगी। चैनल्स की तो अपनी भी विश्वसनीयता है ना, कोई भी चैनल कुछ ऐसे आंकड़े क्यों दिखा देगा? चैनल्स की तो अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, हमें भी दर्शकों के बीच जाना है। अब मैं अरविंद जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगी। अरविंद जी, आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट मैम मैं लौट रही हूँ। देखिए बहुत सारे मेहमान है ना, मैंने आपको वक्त दिया, अरविंद जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी अपनी बात कीजिए। देखिए प्रिया जी, अब तो चुनाव हो चुके हैं। चुनाव हो जाने के बाद कोई भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी या चैनल किसी पार्टी के पक्ष में आंकड़े क्यों शो करेगा? उससे क्या फायदा होगा? पार्टी को क्या फायदा होगा? और चैनल को, और जो एजेंसी है जो एग्जिट पोल करती है, 2 दिन बाद रियल रिजल्ट आने वाले हैं। यदि उनके आंकड़े बहुत ज्यादा गलत होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, उनका साख ध्वस्त होगा। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? कोई भी कारण नहीं है। दिक्कत यह है आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी को किसी में विश्वास नहीं है, न चैनल्स पे विश्वास है, न एजेंसीज में विश्वास है। प्रिया जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे, प्रिया जी इनसे कहिए बीच में ना बोले प्लीज, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लिख कर दिया था कि 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल रही है। किस एग्जिट पोल से आया था? उन्होंने कहा था कि आईबी ने रिपोर्ट किया है कि आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जीत रही है। ऐसा ही हिमाचल में भी उन्होंने बोला, उत्तराखंड में भी बोला। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री आपने सुना है जो आईबी का नाम लेके कहे कि आईबी का रिपोर्ट है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत रही है? इसको आप विश्वसनीय मानेंगी? और एक साइंटिफिक तरीके से सर्वे करने वाली एजेंसीज और पूरे के पूरे चैनल्स को खारिज करना, मुझे लगता है ये दिखाता है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। हाँ, आज दिल्ली शराब घोटाले के किंग पिंग महाभ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाने वाले हैं। मुझे लगता है मेरी बहन जी अरविंद केजरीवाल जो आज जेल जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशानुसार, मुझे लगता है कि वो खीज और वो बौखलाहट मेरे बहन के चेहरे और बाड़ी में दिख रही है, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी उनको राहत नहीं मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, क्योंकि अपने पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। अब वो छुट्टी समाप्त हो गई है, आज जेल जा रहे हैं।
तो ठीक है इनकी जरीवाला बौखलाहट जी, बहुत स्वाभाविक है। संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कोर्ट पे यकीन है, होना भी चाहिए, लेकिन वहीं से तो आपको झटका भी लगा है। आपको ये भी तो मानना होगा कि ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली और अरविंद केजरीवाल भी आज वापस से तिहाड़ जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आपसे शैलेंद्र जी ने भी पूछा, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम परफॉर्म करने वाले, तो कौन कौन सी सीटें आपको मिलेंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा का पूरा भरोसा है। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि इंटरिम बेल, क्या किसी भी तरह की बेल ना संजय सिंह जी को मिले ना अरविंद केजरीवाल जी को मिले। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिसीज हैं उनको अपहोल्ड किया, इंटरिम बेल दी और वो चुनाव कर पाए अरविंद केजरीवाल जी, जिसके वजह से बहुत फर्क पड़ा दिल्ली में, बहुत फर्क पड़ा पंजाब में, बहुत फर्क पड़ा यूपी में। जहां जहां भी गठबंधन की सरकार थी, जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल जी गए, चाहे वो महाराष्ट्र में गए हो, बहुत उसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा। कितनी रैलियां हुई मैडम? दिल्ली में कितनी रैली हुई अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ में? दिल्ली में पूरी की पूरी 7 सीट पे क्लीन स्वीप होगी। जो 2-4 सीटें हैं जिस पर टफ फाइट की हमें संभावना दिख रही है, वो वाली सीटें भी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ठीक है, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। गोरखपुर अपने दर्शकों को ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वक्त मौजूदगी, गोरखपुर जू की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और क्योंकि चुनावी शोर भी जो है वो पूरी तरीके से थम गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो जो एग्जिट पोल में आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को वहां पर बढ़त मिलेगी, परफॉर्मेंस में सुधार की बात भी कही जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर जू में मौजूद, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हुए, जरीवाला जी बहुत संक्षेप में अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, बाकी के और मेहमान भी हैं जी। और ये जो हमारे बीजेपी के भाई साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से हमें राहत नहीं है, हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी बाइज्जत बरी होंगे। इसका रीजन ये है कि ईडी अभी तक 1 रुपए का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाई है, 1 रुपए का करप्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मैडम जरा दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट की डिप्टी इनको बताइए। दिल्ली की हाईकोर्ट कहता है, दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि अरविंद जी को कहना आपके बोलने का आधार तो होना चाहिए। आप किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट गलत है और आप सही है, कैसे हो सकता है? आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। जनता आपको तड़ी पार करा रही है। जनता आपको इस दफा मौका नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी इस दफा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 4 जून को जनता वो तो दिख रहा है मैम, वो तो दिख रहा है जनता किसको चुन रही है, किसको नहीं चुन रही है, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। दर्ज करेगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना परेशान हो चुकी है जनता। जनता ने अपनी पूरी की पूरी जो भारी बहुमत से वोट दिया वो इंडिया जनता का फैसला मान लेंगे। चलो ठीक है, अब मुझे अश्विनी जी नहीं एक मिनट बस मैडम, बहुत आपको वक्त दे दिया। जरीवाला जी ऐसी बहस नहीं होगी, बहुत आपको टाइम दे दिया। और भी मेहमान है, उनके पास भी जाने दीजिए मुझे। अश्विनी जी आपके पास आते हुए, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और खासतौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, आम आदमी पार्टी बहुत करिश्मा कम से कम एग्जिट पोल में करते हुए नजर नहीं आ रही। जो चुनावी दौर में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब उनको राहत मिली, अलग अलग जगहों पर वो गए, ईडी सीबीआई के मसले को लेकर के भी उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। अगर इन चुनावों में भी अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होते हैं तो क्या ये मान लेना होगा विपक्ष को कि ये मसले आम जनता के बीच उस तरीके से नहीं पहुंच पाए? प्रिया जी, यहाँ बहुत सारी बातें हुई और आपका सवाल बहुत सही सवाल है, लेकिन एक संदेह की जो बात बार बार उठती रही है कि ईवीएम पर संदेह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर संदेह का विषय नहीं था ईवीएम, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो महज पहले 5 मशीनें चेक कराते थे, वीपैट्स मिलान कराते थे, उसको 5% में तब्दील किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेह का विषय तो है। हालांकि मैं ये हमेशा मानता हूँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे जनता सर्वोपरि है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं पहले भी इसी से वोटिंग हुई है, कर्नाटक में भी इसी से वोटिंग हुई है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि वहां पर और ज्यादा वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पर संदेह करना कोई गलत बात नहीं है। और 5% जब वीपैट मशीन मिलान होगा उसके बाद संदेह क्लियर हो जाएगा। अगर संदेह का विषय नहीं होगा तो वो 5% सही, वो मशीनें 5% सही निकलेंगी। लेकिन अगर गलत निकलती हैं तो क्या आप दोबारा चुनाव कराएगी सरकार?
नहीं कराएगी, दोबारा इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा, तो ये एक विषय है। रही बात आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस की, मुझे लगता है एग्जिट पोल है, एक ओपिनियन पोल है, और कुछ चैनलों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल करीब 200 एग्जिट पोल आए हैं हिंदुस्तान में आज, लेकिन आप 5, 6, 7, 8 चैनलों का दिखा रहे हैं जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है। और यही कारण है कि विपक्ष ने इन एग्जिट पोल का बहिष्कार किया, किसी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा यहाँ पर, ऑफिस प्रवक्ता इसलिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये ओपिनियन पोल जो है, एक ओपिनियन पोल ना होकर के एक एजेंडा पोल बन चुका है, ताकि अगर कुछ संभावनाएं हो आगे जाकर के तो मैं इसे सहमत आप सहमत नहीं होंगी, आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगी, आपका अधिकार है, डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं अपना ओपिनियन रखूं, आपका अधिकार है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके पास आते हुए ईवीएम को लेकर के, और जब चुनाव आयोग की तरफ से डेट्स को अनाउंस भी किया गया था तो चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर देना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं और खता हमारी देते हो। क्या अभी भी ईवीएम को लेकर के कोई शक शुबा होनी चाहिए? प्रिया जी, ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और जब ये संदेह आया भारतीय राजनीति के अंदर तो ये चुनाव आयोग के द्वारा बाकायदा जो है 2 दिन का पर्याप्त समय दिया गया था इन्हीं सारे राजनीतिक दलों को, आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। और ये कंपैरिजन करते हैं कि नहीं, जो वर्ल्ड वाइड तमाम ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते। अरे भैया, हिंदुस्तान की जो ईवीएम है वो आपके इंटरनेट से एक्सेस नहीं होती जो है। तो अगर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ईवीएम को मैं टेक्निकल एक्सपेक्ट रख दूं कि जिस समय प्रोग्रामिंग हो रही है उस समय अगर आप जो कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो रही है, कोई 0.001% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप उसको हैक कर पाएं, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे मित्र ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने 5% किया। अरे इसका तो आप वेलकम करिए ना, जो उन्होंने हर विधानसभा के अंदर जो 5 ईवीएम की जो बात की थी जो है, तो उसको अगर बढ़ाया है तो अच्छी बात है उसमें जो। तो अगर आपके जितने भी जो कहते हैं ना, मतलब संदेह हैं और जो आपके जो इश्यूज हैं जो आप अनावश्यक तौर पे लाने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या है कि कोर्ट तो ठीक है उसको एड्रेस करती है और बराबर उसको जो मतलब जस्टिफाई, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर आप जो रिसोर्सेज हैं उनका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे जो। और ये कौन सा तर्क है कि अगर ऐसा हुआ करके, अरे भाई अगर आपके पास जो आपके सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं तो न्यायालय है ना आपके लिए, खुले हैं दरवाजे, आप जाइए। मतलब आप बेईमानी करो खुल्लम खुल्ला और हम अपनी गुहार लेकर न्यायालय में जाएं। आपके पास अगर कोई भी एविडेंस है तो आप जाइए न्यायालय के अंदर जो नहीं है ना। 5% मशीनें वीपैट से मैच नहीं करेंगी, अगर करती हैं तो बात खत्म, मसला खत्म, ईवीएम सवाल उठना बंद। लेकिन अगर नहीं करती हैं तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? नहीं कराए जाएंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अगर वाली बात हो गई ना, अगर ऐसा हुआ तो संदेह की बात ही तो कर रहे हैं ना, संदेह की बात है। ठीक है रतन जी, और इसी संदेह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बात और ये टिप्पणी की कि संदेह के आधार पर ईवीएम पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। रतन शारदा जी, देखिए, संदेह का इलाज तो कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आप जितना मुझे संदेह कर लिए, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 3 बार ये इलेक्शन का मुद्दा उठा ईवीएम का, तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, एक्सपर्ट से बताया, तीनों बार उन्होंने बिल्कुल खुले मन से ईवीएम गलत नहीं ऐसा निर्णय दिया। इसके बावजूद ये लगातार जो शंका उठा रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना कि हर ऐसी संस्था जो इनके हिसाब से नहीं चलती उसमें शंका उठाना, मीडिया को गोदी मीडिया कहना, यहाँ बैठे हैं और आपको गोदिया मीडिया कह रहे हैं, इनके मतलब क्यों तो सही है, वरना गोदी मीडिया है, वरना इलेक्शन कमीशन भी गलत है। ये सोच आप देखिए, वीवीपैट जितना भी चेक हो रहा था आज तक की हिस्ट्री में 0.001% भी वीवीपैट का मिसमैच नहीं हुआ। अब अगर कोर्ट ने कहा ज़्यादा है, ज़्यादा कर लो तो कोई बात नहीं, और उन्होंने साथ में फटकार लगाए, वो भी जरा जजमेंट भी पढ़ लीजिए ना। और यही जो मेन समस्या है कि आप टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका हैकिंग पे आप उत्तर नहीं देते, आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कोर्ट आपको हर तरह के एविडेंस की कोई इजाजत वो कर नहीं पाते। और जितना अब तक इलेक्शन हुए हैं आप भी उसमें जीते, आपकी पार्टियां भी जीते, हमको भी इन्होंने जितवाया। यानी बीजेपी इतनी होशियार हो गई कि वो इनको भी जिताती। यानी 2014 में कांग्रेस ने होशियार थी, उन्होंने कहा हमने बहुत शासन कर लिया, अब मोदी को बन जाने दो। 10 लाख वीवीपैट मशीनें हैं, मतलब आपको 10 लाख वीवीपैट मशीन को इंडिविजुअली जाकर हैक करना पड़ेगा। कैन यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? मुझे कोई भी बता दे कि 10 लाख वीवीपैट की मशीनें सारे भारत में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम से लेकर केरल तक है, वहां पर इतने लोग इंटरनेट से लिंक हो सकती हैं। अगर लिंक हो सकती हैं तो उनको इंडिविजुअली हैक नहीं करना है, एक साथ हैक हो सकती हैं। बट वो इंटरनेट से मतलब कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंटरनेट कनेक्टेड होना संभव है। कैसे संभव बताइए? ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़िए सर, क्या है, किस बूथ पे है, बताइए ना। आप मिसकोट कर रहे हैं, डिबेट होनी चाहिए। आपके एजेंट साइन करते हैं, आपके एजेंट सील करते हैं, आपके एजेंट उसके खुलने पे होते हैं, इसके बावजूद इस तरह के आप जो
गलत धारणाएं लोगों के मन में डाल रहे हैं। लोगों के मन में कोई धारणा नहीं, आप खुद की हार को स्वीकार करने से पीछे हटते हैं, अपने आप को नहीं सुधारते, अपनी नीतियों को नहीं सुधारते। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति पानी नहीं है, पानी की बाल्टियां ले लेकर दौड़ रहे हैं, वहाँ आपका एक ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं जवाब लूंगी। एक मिनट बस, तस्वीर कुछ आ रही है, वो अपने दर्शकों को एक बार दिखा दे। गोरखपुर के चिड़ियाघर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से लगातार निरीक्षण करते हुए, लगातार जायजा लेते हुए आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर जानवरों को खिलाते हुए भी नजर आएंगे। और क्योंकि प्रचंड गर्मी हो रही है और सूबे के मुखिया के तौर पर लगातार योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई, आप देखिए क्योंकि इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है, तो ऐसे में जो वन्य जीव हैं उनको किस तरीके की सुविधा मिल रही है ये जानना भी जरूरी है। इसके अलावा अलग अलग जो फैसिलिटीज हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जा रही है, क्या वो धरातल पर उतर रही हैं या फिर नहीं, ये भी एक सवाल बन जाता है। लेकिन एक बार फिर से चर्चा पे वापस लौटते हुए अरविंद जी और जरीवाला जी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले इस चर्चा में मुझे लगता है कि नमतुल्लाह साहब को भी लाना चाहिए, वो बहुत देर से नहीं बोले। लेकिन नमतुल्लाह साहब 10 सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, बहुत जल्दी से अश्विनी जी, बहुत जल्दी से। इलेक्शन कमीशन ने नहीं, एक रिटायर्ड आईएएस है कनन गोपीनाथ, रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईवीएम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है सर? एक इंडिविजुअल रिटायर्ड आईएएस है, ब्यूरोक्रेट है, सरकार में इंजीनियर है, ये क्रेडिबिलिटी क्या है? ठीक है नमतुल्लाह साहब, नहीं सर, वो करके दिखाएं। सर ईवीएम को लेकर के बहुत लंबी बहस हो रही है। नमतुल्लाह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष आप लोगों पे आरोप लगाता है कि आप लोग भाई बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, और ईवीएम को लेकर के क्या ये नहीं लगता कि अभी जो चर्चा है, जो बहस है, वो कहाँ जाके थमेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दे दिया तो फिर ईवीएम पर चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। और जब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वहाँ ईवीएम पर कोई दोष नहीं, वही जब गुजरात में बीजेपी जीतती है तो ईवीएम पर दोष आ जाता है। इस तरह से हमारे पक्ष में अगर हो तो ठीक है, हमारे विपक्ष में हो तो ये खराब है। इसलिए ये चीज अब टॉपिक जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दे दी, उसके बाद से फिर इस पर बहस करना, इसका चर्चा करना, ये नहीं, ये शोभा नहीं देता। अब जहाँ तक के विपक्ष की बात है, विपक्ष को तो ये आरोप लगाना है, उन्होंने जो एग्जिट पोल को मानने नहीं है, एग्जिट पोल को कहते हैं गोदी मीडिया का खेल है। अरे भाई ये नहीं सर, हमें तो आदत हो गई है, हमें तो आदत हो गई है, लेकिन हम तो सिर्फ जनता के लिए जिम्मेदार हैं, जनता को जवाब दें। बिल्कुल, ये जनता के लिए जिम्मेदार है। आपके क्रेडिबिलिटी पर संदेह उठेगा आपने अगर गलत हुआ। अरे 5% 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन को सिरल्ले से इनकार कर देना, धरल्ले से इनकार कर देना, ये ठीक नहीं लगता है। कुछ तो है जो आपने मेहनत किया, सर्वे किया, आप लोगों के बीच गए, आपने उनका व्यू लिया और उसके बाद से एक आंकड़ा आपके सामने आया और जो आपने एग्जिट पोल के शक्ल में आपने पेश किया। ठीक है, हुदा जी आप जवाब दीजिए। और ये सवाल तो मैडम आपसे पूछे जाएंगे कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में भी, वहां पर जब चुनाव हुए, वहां पर जब आम आदमी पार्टी जीती तो भाई ईवीएम तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों बीजेपी वहां पे सरकार नहीं बनाना चाहती क्या कि ईवीएम में वहां पर गड़बड़ी नहीं हुई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, ईवीएम पर सवाल उठाने का क्या मकसद है? देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने पेटिशनर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी दाखिल करी थी, कहीं ना कहीं ये उनकी जो अर्जी दाखिल हुई थी उस पे भी हियरिंग 1 साल के बाद हुई है और बिल्कुल चुनाव से पहले हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक विषय दिया है, उन्होंने कहा है कि ईवीएम ऑडिटिंग होगी, जो कि एक टेक्निकली बहुत मुश्किल सी चीज है। तो ईवीएम पे सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि जहां पे ग्राउंड लेवल पे हमें पता है कि जनता जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रही है, वहां पे अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, जहां पे ना उनकी कोई पॉपुलैरिटी है, ना कोई उनके काम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ईवीएम पे सवाल उठना एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर अगर आप दिल्ली और पंजाब की बात करें तो दिल्ली और पंजाब में लोगों ने इतनी भारी बहुमत में जाके वोटिंग करी है आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल नहीं उठ सकते, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, लेकिन वहां पे भी जो दिल्ली की जनता उसने नकार दिया बीजेपी को। 15 साल के बाद बिल्कुल दूर दूर तक कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेजेंस नहीं था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पब्लिक का मैंडेट है, जनता जनार्दन है। जनता 4 जून को भी अपना जब पॉपुलर मैंडेट दिखाएगी
तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी अपनी हार इतने आराम से तो स्वीकार करेगी नहीं। तब बीजेपी की तरफ से क्या पता ईवीएम पे सवाल उठाए जाएं, तब आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दी और उसने ये भी कहा है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन की जो सभी याचिकाएं उसको खारिज की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपने तो कहा कि कोर्ट की बात को आप मानते हैं, तो इसको तो आप मानेंगे ना? ठीक है, हाँ ठीक है। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद जी जवाब देखिए जरीवाला प्रिया जी, मैं तू मैं न जाकर मैं केवल इतना ही कहूंगा, और मैं अपने लिए कहता हूं कि यदि हम समस्या को स्वीकारेंगे तो उसका समाधान संभव है। समस्या को देखते हुए आंख मूंद लें और बहाने बनाते रहें तो समाधान संभव नहीं है। आप बताइए 2019 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। उनको कहने दीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले। एक बार सुन लेते हैं अरविंद जी। प्रिया जी, 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। 3 साल तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से लड़ने के लिए गठबंधन बनता है, और जो गठबंधन बनता है इंडी अलायंस, उसमें अखिलेश यादव एक प्रमुख पार्टनर है। वो गठबंधन और लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले कहते हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। कांग्रेस के अध्यक्ष को कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि ये चिरकुट आदमी है। कांग्रेस का अध्यक्ष अखिलेश जी को कहता है कि जो बाप का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। ममता जी अधीर रंजन को गाली देती हैं, अधीर रंजन ममता जी को गाली देते हैं। कांग्रेस जाके पंजाब में कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टम सरकार है। कांग्रेस पत्र लिखती है एलजी और दिल्ली पुलिस को कि दारू घोटाला हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता है और वो कहते हैं कि जो जांच है और गिरफ्तारी है वो गलत है। तो इस तरह का बेमेल गठबंधन और निष्क्रियता, इसको लेकर कोई गठबंधन या राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने की कल्पना करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी हकीकत हो सकता है। इनका न गठबंधन रियलिस्टिक था, यदि होता तो एक नेता होता, उसका कोई कार्यक्रम होता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता, साझा एजेंडा होते, कुछ भी नहीं था। अंत तक एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे। तो ऐसे संगठन से और ऐसे मानसिकता के बल पे क्या विपक्ष सिर्फ एकजुटता का दावा करता रहा और धरातल पर सच्चाई और तस्वीर वैसी नहीं दिखी? ये भी एक अहम सवाल है। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। हुदा जी लौट रही हूं आपके पास। अश्विनी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है, जहां पर एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी, तो सिक्किम में एसकेएम एक बार फिर से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है।